ऑन। ओके, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिस्ट से मैच है कि भाई किसको किसी आपने कर ही लिए होंगे सारे क्वेश्चन, बट फिर भी एक बार दिखा दो, कई लोगों ने नहीं देखे होंगे। तो पहले गवर्नमेंट एक्ट 1813, तो इसके बारे में क्या है, और इस सामने 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो आई थिंक ये छोड़ दो हमने, ये तो आपने इजीली जो भी एक्ट पढ़ के मैचिंग करने थे कर लिया होगा। सेकंड बात है, इस क्वेश्चन में आपको 2 एक्ट के बारे में पता है, बट 2 एक्ट के बारे में नहीं पता, इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। 61 के बारे में नहीं पता, बाकी 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये हम लोग जब तीनों पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन बात के लिए छोड़ते हैं। तीसरा आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो देखते हैं क्या क्या नहीं बोला गया था। पहला है द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर अबॉलिश। हाँ, ये तो बात तो ठीक, ये तो सही है। नेक्स्ट है, द डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज इन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। सही बात है, विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे 1833। ऑल लॉ मेकिंग पावर टू बी कंफर्म ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ओके, ये भी ठीक बात है। नेक्स्ट, एन इंडियन वाज बी अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर। नो, इंडियन का कोई रोल नहीं था, मैकॉले भाई साहब बने थे पहले। तो ये वाला गलत है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। यूपीएससी का क्वेश्चन है 2003 का, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ का देखते हैं। वारन हास्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु स्टेबलाइज्ड रेगुलर। नो, वारन हास्टिंग नहीं, कॉर्नवालिस थे। तो ये पहला तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट वाज स्टेबलाइज्ड कलकत्ता बाय द रेगुलेशन। हाँ, सही बात है, फोर्ट विलियम्स, ठीक है, तो ये ठीक है। इंडियन पिनल कोड 1860 में देखोगे आप आज की क्लास के बाद, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही होगी, ये आप अभी आज की क्लास के बाद देखोगे, बेफिक्र हो। So 2 and 3, okay, B option. Next, consider the following statement. The Charter Act of 1853 abolished East India Company's monopoly of Indian trade. नहीं, ये 1813 होगा, ठीक है, ये 53 नहीं है, तो ये तो गलत है। Under the Government of India Act, the British Parliament abolished the East India Company altogether and undertook। हाँ, ये सही है, तो यहाँ 2 ओनली। अगर यूपीएससी क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में किस तरह क्वेश्चन है, आप देखो बहुत कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, सिंपल अगर मैं पढ़ रखा तो आप क्वेश्चन अटेंड कर लोगे, और ढंग से पढ़ रखा है तो पढ़ाने वाला सही है, तो डिपेंड करता है उस पर भी ना। व्हाट द ऑब्जेक्टिव, अब वो पूछ रहे हैं बुढ़िया ने जो डिक्लेरेशन था उसका, उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो ये टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन ऑफ द एनेक्स इंडियन स्टेट। हाँ, ये तो बोला ही था उसने। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश। हाँ, ये बात भी सही है। टू रेगुलेट द इंडियन ईस्ट इंडिया काउंसिल ट्रेड विद इंडिया। ट्रेड तो कहाँ से रेगुलेट, ट्रेड तो 1833 के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दी थी। ट्रेड के तो परमिशन ही नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1833 के बाद। तो ये तो तीसरा गलत हो गया, तो आपको हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है मे बी, बट ज्यादा ट्रिकी भी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड आप जानते हो 1833 में बाद इस जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज वैसे ही अबॉलिश कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आसानी से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्या बोला भाई, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट टी इन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये बात बिल्कुल सही है। इट asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territory held by the company। ये भी सही, ये भी लिखा हुआ था चार्टर एक्ट में 1813 में। नेक्स्ट, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नो, ये ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। रेवेन्यू ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करिए, ऐसा कुछ है। उसके लिए उन्होंने अलग से कोर्ट ऑफ इनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मौजूद थे, उनके थ्रू बाद में गवर्नर जनरल था। तो ईस्ट इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली कंट्रोल करिए, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो ये थर्ड वाला नहीं होगा, सिर्फ 1 and 2 होगा। तो 1 and 2। तो इस तरह से 7 यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपने देख लिया, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, ये भी देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, मैंने शॉर्ट नोट भेज दिया आपको ग्रुप पे, आपने मिल गए होंगे, वहां से आप पढ़ोगे तो आपको चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया। तो वही आगे अगेन 1813 मोनोपोली, ट्रेड के बारे में बात हो रही है ना, तो एक्सक्लूसिवली जो पूरा खत्म कर देना तो एक अलग बात है, वो 33 हो जाएगा, तो इसमें डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो गलत कौन सा देखना है, तो देख लेते हैं गलत कौन सा। द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड बाय एफर्ट ऑफ द कॉर्नवालिस। नो, सबसे पहला कौन था, वार्डन हास्टिंग। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सीधे यहीं पे खत्म कहानी। बाकी पिट्स इंडिया एक्ट ने जो बोला बाकी तो ऑटोमेटिक सही है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, याद करो ना सबसे पहला रेगुलेटिंग कौन सा आया था 1773, और कौन लेकर आया था, वार्डन हास्टिंग। तो ये कॉर्नवालिस कहां से आ गया इसमें, ये गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है, द एक्ट रेज द क्वालिफिकेशन फॉर द बोथ द प्रोप्राइटर एंड कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर। 1773 के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ, ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल वाज, दूसरा बात बाद में देखते हैं, पहले तीसरी बात है। द गवर्नर जनरल वाज केप्ट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कोर्ट डायरेक्टर कह सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा 1773 में कि गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों बन गए थे, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, कह सकते हैं। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस बॉम्बे, गलत है। कहां बनेगा, कलकत्ता में बनेगा, फोर्ट विलियम्स।
अब दूसरा आता है एक्ट प्रोवाइडेड ए न्यू एग्जीक्यूटिव फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। अब भाई देखो ऐसा है कि जब इसमें ऑप्शंस में आते हैं आपको क्या बताना है, विच ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। मुझे पता है ये सही है, मुझे पता है ये भी सही है, और ये गलत है। दूसरा वाला है द एक्ट प्रोवाइडेड न्यू एग्जीक्यूटिव फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। तो अगर ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है 4 ओनली, मतलब चौथा खाली गलत है, और इस बुक के अंदर भी ये किया हुआ है। बट ये जो सेकंड वाला, इसमें मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द एक्ट प्रोवाइडेड ए न्यू एग्जीक्यूटिव फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। हाँ, न्यू एग्जीक्यूटिव हुआ, ये न्यू, अगर आप इसको गवर्नर जनरल बोलोगे तो गलत है। हाँ, अगर आप ये बोलोगे गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल तो ये ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये जो आंसर कर रहा हूं तो सही है, बट इसको हम पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज होगा। ये जो एग्जीक्यूटिव वर्ड है इसको आप अलग तरीके से पढ़िए। इस एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, इस एग्जीक्यूटिव का मतलब है गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है किसको डिनोट करेगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेगी। तो अब ठीक है, अब ये स्टेटमेंट सही होगा मेरा सेकंड वाला। तो इसके हिसाब से अब ये भी ये वाला भी छोटा मिटा दें, इसके हिसाब से मेरा ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, खाली ये गलत है। तो 4 ओनली हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। इस एग्जीक्यूटिव वर्ड का मतलब समझना बस, कि इसका मतलब गवर्नर नहीं है, गवर्नर जनरल नहीं है। क्योंकि आपको क्या लगेगा कि सब बंगाल के लिए अलग से गवर्नर तो बाद में अपॉइंट हुआ था भाई, अभी तक तो यही जो गवर्नर जनरल वही तो बंगाल के लिए काम कर रहा है, तो आपको लगेगा बंगाल के लिए स्पेशली गवर्नर वो तो बाद में आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो न्यू एग्जीक्यूटिव है ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बारे में अभी तक मौजूद नहीं था। गवर्नर तो अभी तक थे, गवर्नर अभी भी चल रहा है, वही वारन हास्टिंग पहले भी गवर्नर था बंगाल का, और वही वापस से गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का। तो उसमें कोई नया नहीं आया। नया क्या आया कि उसके साथ में काउंसिल जुड़ गई। तो ये ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा, बताइए कमेंट में एक बार। देखो इस क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं आपको, कि ये जो है द एक्ट प्रोवाइडेड ए न्यू एग्जीक्यूटिव फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। अभी न्यू का मतलब क्या है, न्यू तो मतलब नया, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब वो एग्जीक्यूटिव कौन हो सकता है, वो या तो गवर्नर हो सकता है, बिल्कुल गवर्नर हो सकता है, गवर्नर जनरल हो सकता है, या फिर इसके साथ में अगर मैं काउंसिल को ऐड कर दूं तो वो। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, क्या ये रेगुलेटिंग एक्ट, आप ध्यान से देखो मैंने क्यों रेगुलेटिंग एक्ट के आगे 1773 नहीं लिख रहे, क्योंकि आपने जितने भी एक्ट पढ़े उसमें एकमात्र एक्ट था 1773 जिसके आगे मैंने भी रेगुलेटिंग एक्ट लिखा था, बाकी कहीं भी रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सिर्फ अकेला है, राइट। तो उसने क्या करा, उसने जो एग्जीक्यूटिव है, जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जो लॉ मेकिंग पावर तो अलग होती है लेजिस्लेटिव, जैसे मंत्री की तरह जो काम करते हैं, जो कैबिनेट हमारा होता है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव, तो यहां कैबिनेट में कौन आ गया, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ऐड करके। लेकिन आपको पता है कि 1853 चार्टर एक्ट ने बंगाल के लिए अलग गवर्नर का प्रोविजन किया। बोला एक काम करो यार, तुमने बॉम्बे के लिए तो अलग गवर्नर दे रखा है, मद्रास के लिए भी अलग गवर्नर दे दिया, सबके लिए अलग गवर्नर दे दिया, बंगाल से क्या दुश्मनी है, बंगाल के लिए वही गवर्नर जनरल इंडिया है जो पूरे इंडिया पे कर रहा है, वही बंगाल पे कर रहा है। तो 1853 चार्टर एक्ट में बंगाल के लिए अलग गवर्नर बना। ठीक है, तो यहां गवर्नर अलग हुआ। बात इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द एक्ट प्रोवाइडेड ए न्यू एग्जीक्यूटिव। तो हाँ, ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बारे में बात हो रहा है जो 1773 ने किया था। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाता कि द एक्ट प्रोवाइडेड ए न्यू गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते, चार्टर एक्ट 1853। क्लियर है कार्तिक? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस ए फॉर्म ऑफ डबल गवर्नमेंट। सही बात है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों बोले थे पिट्स इंडिया एक्ट ने, ये ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। हाँ सही बात है, दोनों ठीक है। तो ये इसमें आ गया बोथ। नेक्स्ट आते हैं, बाय द एक्ट ऑफ 1786 द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल कमांडर चीफ। हाँ ठीक है, ये कौन वॉइस लेकर दोनों को ही, उसने बोला था मुझे ही गवर्नर जनरल बनाओ, मैं ही कमांडर चीफ बनूंगा, तो ये बात तो ठीक है। By the Charter Act of 1793, all law relating to the right of person and property were be printed। हाँ ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाइदर। नाइदर क्यों, क्योंकि ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट। ये हमेशा याद रखना, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लिया करो। तो यहाँ दोनों में से दोनों ही सही है, इसलिए यहाँ की जगह नाइदर। 6 आइए, द बिगिनिंग ऑफ द एस्क्लेस्टिकल सेटलमेंट, मतलब क्रिश्चियंस का आना। तो आप बोलोगे सर 1833 के अंदर तो इनको बोला गया था हाँ जाओ इंडिया को कॉलोनाइज करो। हाँ, ये एक जगह इसको स्टार में इसलिए माना है कि यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट आ सकता है इस क्वेश्चन में, 1813 लिखे या 30, क्योंकि 13 में तो मिशनरी आना चालू हो गए, और 33 के अंदर कॉलोनाइजेशन की ऑफिशियल परमिशन मिल गई इनको चार्टर एक्ट के अंदर। तो हमें इन्होंने कॉलोनाइजेशन नहीं, मैंने क्या बोला है, एस्क्लास्टिकल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वही क्रिश्चियनिटी जो भी फैलाना है उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो। तो 1833 में हो चुका था मिशनरी के थ्रू, तो इसका आंसर होगा सी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अटका सकता है। सी। 1 लाख रुपए क्यों दिए जाते हैं लिटरेचर और साइंस पढ़ाने के लिए, बी हो गया इसका, तो आसान सा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टूडेंट विद रिगार्डिंग चार्टर एक्ट 1833, 33 के बारे में बात हो रही है। द एक्ट रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शन टू यूरोपियन इमिग्रेशन। मैंने बोला अभी ऊपर वाला ये जो पॉइंट था इसी में वही तो था, कॉलोनाइजेशन वाला।
तो आप बोल दिया हाँ भाई यूरोपियन जा सकते हैं, इंडिया में रह सकते हैं, इंडिया में जमीन खरीद सकते हैं, इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं आराम से बिंदास, जैसे तुम घर का ही मान लो वैसे। तो ये तो ठीक है। अगला, द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया वाज थ्रोन ओपन टू द कंपटीशन। अब भाई साहब यहाँ आपको लगेगा कि सर चार्टर एक्ट 1833 किया तो था, बट बाद में कोड ऑफ कंट्रोल के जो अपोजिशन किया उन्होंने, फिर उन्होंने इसको हटाना पड़ा। तो क्या करे इसमें, करे या ना करे? तो आप मुझे भाई फाइनल आउटकम बताओ, रहा था ओपन कंपटीशन या नहीं रहा था 1833 के बाद? बताओ कमेंट में। क्या 18, आपको अच्छे से पता है कि 1833 में हुआ नहीं था, 1853 के बाद हुआ था। तो इसमें ये नहीं हुआ था सेकंड वाला, तो आंसर हो जाएगा खाली पहला सही। चेक करो, इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट करेक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब वन एंड ओनली। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज करेक्ट? द न्यू प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा वाज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ 1813। आगरा 1813 में बना था क्या? बताओ जल्दी कमेंट में, आगरा 1813 में बना था किसी और में बना था? फटाफट ये चीज तुम जल्दी दिखाओ कमेंट के अंदर टाइप करने में। ठीक है, तो ये जो है ये वाला गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आगरा जो एक अलग प्रेसिडेंसी बना था 1833 में। 18 जब कॉलोनाइजेशन बोला था, मतलब 1833 बहुत बड़ा है, तो उसी के अंदर आगरा को एक अलग प्रेसिडेंसी बनाया गया था। तो ये गलत है, ये गलत है। तो खत्म, बाकी तो ऑटोमेटिक सही हो गए। ठीक है, ये वाला ही गलत हो गया, बाकी तीनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, आपको लगता है ढंग से पढ़ रखा है, तो आपका ये बात बिल्कुल सही है। बाकी पढ़ के देख लो, आपको तीनों सही लगेंगे। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय एक्ट ऑफ 1833, विलियम बेंटिंक। A clear distinction was made between the legislative council and executive council by the act of 1853, बिल्कुल सही बात है। The number of director was reduced by 24, 18 से 24 कर दिए गए, हाँ ये भी सही बात है। इसका मतलब यही गलत था। ठीक है, 10th पाते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चार्टर एक्ट 1850, 1853 के बारे में बात हो रही है। तो 1853 के अंदर क्या है? द एक्ट मेड इट क्लियर दैट क्राउन कुड टेक ओवर द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एनी टाइम, बिल्कुल सही बात है, कभी भी ले सकता है। इनडेफिनेट टाइम बोला था 1853 के अंदर, क्योंकि टाइम ये कभी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट से बोला गया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज मेड द एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। चीफ जस्टिस को नो, ये गलत बात है। चीफ जस्टिस को ऐसा नहीं करा गया था, ये गलत है। आपको पता ना ये चीज गलत है, यस और नो? जल्दी बताओ कैसे हुआ था चीफ जस्टिस वाला? जस्टिस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। देखो, अगर आपने 1853 के एक पॉइंट पढ़ा तो मैंने 1853 में बताया था कि 1853 में गवर्नर जनरल काउंसिल है उसको बढ़ा दिया गया था, 6 नए मेंबर ऐड कर दिए गए थे। एक तो चीफ जस्टिस, एक प्यूनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 4 रिप्रेजेंटेटिव जो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल प्रोविंस होंगे। ठीक है, तो ये ऐड जरूर करे गए थे, लेकिन भाई साहब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर थे। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जब ये लॉ बनाएंगे तब उनको बुलाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो अभी भी किसके पास है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट वाला बंदा नहीं है, यहाँ लॉ मेंबर है मैकॉले, वो इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये गलत है। तो खाली कितना हो जाएगा? वन ओनली। ठीक है, फिर आता है मेंस के क्वेश्चन पे। व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? डिस्कस, ये बता सकते हो क्यों कि किस तरह से उन लोग ट्रेड के अंदर जो भी अपने यूरोप को बता सकते हैं कि यूरोप के अंदर साइंटिफिक इन्वेंशन हो गए, वहाँ पे ट्रेड बढ़ने लग गया, उनको नई मार्केट की तलाश है। और जो भी करप्शन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंदे करप्शन कर रहे थे उनकी वजह से वहाँ इतनी वेल्थ आ गई, लोग जेलसी फील होने लगी। ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा इंडियंस के भी बता ही सकते हो कि इंडियन में किस तरह की जो लगातार कॉन्क्विस्ट वॉर होते थे, अपने बंदों को सैलरी पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बैंक करप्सी की हालत में पहुंच गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारे पॉइंट आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एज वेल एज द वीकनेस ऑफ रेगुलेटिंग, तो ये भी बता सकते हो, ये तो मैंने अच्छे से बताई रखा आपको। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टिल। अब ऐसा क्या कर गया, ऐसा क्या है 1833 के अंदर जिसको मोस्ट क्रिटिकल बोला जाता है? देखिए, इसका सिंपल सा है कि सबसे पहली बात तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया भाई साहब बोरिया बिस्तर पैक करो वापस आ जाओ। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या बोला कि इंडिया को कॉलोनाइजेशन कर लो, मतलब यूरोपियन जाइए और इंडिया में जाकर रहो, शादी करो, बच्चा बच्चा करो और आराम से घर वर लो। तो एक तो इसने चीज कर दिया। सेकंड चीज क्या, पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंडियन मैटर पहुंच रहा है, मतलब इंडिया की एक कुर्सी लग रही है। हालांकि उस कुर्सी पे बैठने वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था, बट है तो इंडिया की तरफ से कुर्सी। तो 3 पॉइंट ही हो गए। और क्या एक नई चीज हुई कि इसी चार्टर एक्ट ने बोला कि हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मतलब बेसिकली इंडियन जो भी लॉ है उनका एक कोडिफिकेशन करो और एक कॉमन लॉ बनाइए। इसके बाद में जाकर आईपीसी, सीआरपीसी इसी की देन है, इसी चार्टर एक्ट की देन है। और क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, हाँ, ओपन कंपटीशन जो है, ओपन कंपटीशन के बारे में बोला गया, हटा लिया गया, वो एक अलग चीज है, बट स्टार्टिंग तो हो गई। एक बारे में इसकी थोड़ी सी होता है कि चीज तो बोली गई कि भैया पब्लिक सर्विसेज सबके लिए होना चाहिए, और जो फिटनेस को क्राइटेरिया रखा गया, हाँ, बाद में अलग है, ये बाद में उसको हटा दिया गया। साथ में स्लेवरी अबॉलिश करने के लिए भी इसमें एक्ट में बोला गया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्लेवरी जो इतने सालों से चली आई थी वो भी खत्म हो जाएगी। और कुछ पॉइंट याद है आपको? बस ठीक है, और तो कुछ है नहीं। आगरा प्रेसिडेंसी बनाने के अलावा और गवर्नर जनरल को बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें पूरा लिख सकते हैं कि क्यों क्रिटिकल था। ये सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो गया कहानी। तो ये क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म होता है, हमारे लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ।